नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के बाद सबसे ज्यादा सीटों वाले महाराष्ट्र में 20 मई को चुनाव संपन्न हो जाएगा। राज्य की 48 सीटों में से 35 सीटों पर नेताओं की किस्मत लॉक हो चुकी है। अब 20 मई को बाकी बची 13 सीटों पर मतदान है, लेकिन उससे पहले शरद पवार के एक बयान ने सियासी पारा काफी गर्मा दिया है। शरद पवार ने एक इंटरव्यू में क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस में विलय करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे कांग्रेस और हमारे बीच कोई अंतर नहीं दिखता, हम दोनों ही गांधी नेहरू विचारधारा के हैं। इसके बाद 10 मई को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, नकली एनसीपी और नकली शिवसेना में कांग्रेस में विलय का मन बना लिया है। 4 दिन बाद कांग्रेस में जाकर मरने की बजाय सीना तान कर हमारे अजीत दादा और शिंदे जी के साथ आओ, आपके सभी सपने पूरे हो जाएंगे। पीएम मोदी के इस बयान के क्या हैं सियासी मायने, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से शरद पवार का बयान आया उसने सियासी हलकों में एक तरह की हलचल तेज कर दी है। पहले शरद पवार का जो ये बयान आया है, क्या अब उनसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही है या उनके पास वो नेता नहीं है जिनके आगे वो आगे की राजनीति कर पाए? देखिए, शरद पवार ने एक फुलझड़ी छोड़ा। शरद पवार थक गए, हार गए। कारण अजीत पवार जब निकले तो बड़े शान से उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी है, मैं फिर से जनता के बीच जाऊंगा, जो चला गया वो गद्दार है, वो छोड़ के चला गया, जाए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं घूम घूम के फिर से पार्टी को खड़ा करूंगा, ये पार्टी मेरी है। आपको याद आया? और थोड़ा सा और मेमोरी मैं आपकी तरोताजा कर दूं। बारिश हो रही थी इस दौरान, जैसे अजीत पवार गए, एक जगह वो गए, वहां बारिश हो रही थी। बारिश में ये भीग के भाषण दे रहे थे और तमाम दिल्ली की मीडिया ने कि देखिए शेर जो है वो जाग उठा है। दूसरे किरदार है उद्धव ठाकरे, गद्दार है, इसने ये कर दिया वो कर दिया। जब पार्टी टूट रही थी तब तो आपने खूब कहा कि लाशें आएगी तो ये धमकी वो धमकी, पार्टी टूट गई। फिर आपने कहा कि शिवसेना मेरी है, मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं, इसके ऊपर मेरा पूरा अधिकार है, मैं जगह जगह जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, शिव सैनिकों को वापस अपने साथ लेकर के आऊंगा। यही कहा था ना आपने। आज परिस्थिति क्या है? आज परिस्थिति यह है कि अजीत पवार का गुट ज्यादा पावरफुल है, शिंदे का गुट वो ज्यादा पावरफुल है, और इसलिए उनको लग रहा था शरद पवार को कि अकेले अकेले लड़ा नहीं जा सकता है मोदी से। तो उन्होंने बाकायदा एक सजेशन दे दिया कि कांग्रेस के साथ जो इंडिया गठबंधन में जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो महाराष्ट्र के संदर्भ में ही बोल रहे थे। अगर ये कह रहे कि भाई ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सारे लोग आ जाएं, एक साथ मिल जाए, तब तो ये तो बेकार की बातें हो गई। लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में वो ये बातें कह रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी ले ली। और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल ही बेतुका सा आइडिया शरद पवार ने फ्लोट किया। राजीव जी, जिस तरह से शरद पवार का बयान आया उसने महाराष्ट्र के सियासी पारा जो है उसमें एक तरह से उबाल ला दिया है। तो उनके इस बयान के बाद क्या यहाँ पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक ऑप्शन के तौर पर ये है कि वो एनडीए के साथ जा सकते हैं? देखिए, ऑप्शन के तौर पर नहीं है, इनके पास एक ही ऑप्शन ही है, ये एनडीए के साथ ही जा सकते हैं। जहां तक उद्धव ठाकरे का सवाल है, उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या है, अभी इस लोकसभा चुनाव में ये परिणाम आते ही समझ में आ जाएगा। और शरद पवार ने बयान जो दिया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हम इस पर विचार करेंगे जी। अब शरद पवार का बयान, यानी कि शरद पवार ऐसे नेता हैं जब वो कुछ बोलते हैं तो उस पर विश्वसनीयता नहीं होती है, उसकी विश्वसनीयता है ही नहीं, क्योंकि वो सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है। उन्होंने एक बात कह दी, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि हम एनडीए में आए। अगर वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि वो एनडीए में आने की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस से उनको प्रेम नहीं है, जो बार बार बता रहे हैं कि भाई अब आगे हम लोगों को सोचना चाहिए,
विचार करना चाहिए कि हम अपने विचारधारा के आधार पर जिस पार्टी से जुड़े रहे हैं उसी पार्टी में चले जाए। अब उनके पिछले के बयानों को देखिए जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था, उसके बाद उद्धव ठाकरे परेशान थे इस बात के लिए कि उद्धव ठाकरे सोच रहे थे सीएम बन जाए। शरद पवार को बार बार कहा गया, उद्धव ठाकरे की तरफ से संदेश गया, वो माने नहीं। उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, प्रेस को बताया कि हमें विपक्ष में बैठे रहने के लिए बहुमत दिया गया है, इसलिए हम विपक्ष में रहेंगे। कुछ दिन के अंदर ही शरद पवार वैसे ही टूट गए जैसे कि अब टूटे हैं। अजीत पवार चले गए देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलने के लिए, फिर ये ड्रामा हुआ कुछ दिन का। शरद पवार फिर से वापस आए और फिर उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ डील करनी शुरू कर दी, कांग्रेस के साथ डील की, और फिर जब सरकार बन गई तो फिर से उद्धव ठाकरे को ऊपर दबाव डालना शुरू किया, पूरी सरकार को अपने कब्जे में कर लिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी थी, उसके पहले इन्होंने अपनी किताब में भी जिक्र किया कि हम तो चाहते थे कि ये जो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों के बीच जब गठबंधन टूटे तो हमारे लिए एक अच्छा रास्ता होगा। हम तो इसके लिए पिछले 15 सालों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये उद्धव ठाकरे को बताया नहीं। बाद में इनने जितने बयान दिए, जितनी बातें कही है, इसका मतलब है कि जो वो करना चाहते हैं उसके लिए बयान नहीं देते। पिछली बार हुआ क्या था, उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस की बात तो छोड़ दीजिए, खुद शरद पवार ने कहा कि अब हम रिटायरमेंट लेने वाले हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर क्या हुआ, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए के बाद अजीत पवार ने तो चुप्पी साध ली। सुप्रिया सुले जो इनकी बेटी हैं, वो वीडियो बनाती चलती थी कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद सारे लोग रो रहे हैं। यहां ठेला वाला, रिक्शा वाला कह रहा है नहीं, हम साहब के साथ हैं, उन्हें अभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया, नहीं अभी हम अध्यक्ष बने रहेंगे। पार्टी टूट गई, क्योंकि उनका मानना था कि इस्तीफा का बात करके अभी जो एनसीपी के अंदर चल रहा है शरद पवार और अजीत पवार के बीच में, उसमें अजीत पवार जो तोड़ने वाले हैं उसको अभी बचाए रखें। तो इमोशनल कार्ड खेलना चाहिए, उसके लिए इस्तीफे की बात करनी चाहिए। अब ये बात आगे अभी के समय की है, जब वो बता रहे हैं कि हम आगे कांग्रेस के साथ विलय की बात सोचेंगे। इसका मतलब है कि वो अपनी बेटी का कैरियर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जब हम ये बात बोलेंगे तो दूसरे तरफ से भी कोई ना कोई बात होगी। पीएम मोदी ने वो बात कह दी कि भाई आप कांग्रेस के साथ क्यों जाएंगे, अजीत पवार आपका भविष्य है और सुप्रिया सुले भी आपके परिवार में सम्मानजनक तरीके से रहेगी। मतलब उनके कहने का मतलब है आपका सपना पूरा हो जाएगा। उनका सपना क्या है, अब शरद पवार के बुढ़ापे में कोई सपना है? सपना यही है कि उनकी बेटी सेटल हो जाए, मंत्री बन जाए, सांसद है, अजीत पवार के जिम्मे महाराज छोड़ दें, केंद्र में सुप्रिया सुले मंत्री बन जाए। यही सपना है कि आगे उनका कैरियर सही से हो। तो ये तो तभी पूरा होगा जब आप एनडीए के साथ आओगे, तब पूरा नहीं होगा जब आप कांग्रेस के साथ जाओगे। इसलिए शरद पवार ने जो कहा है उससे महाराष्ट्र की राजनीति में कंफ्यूजन पैदा हुआ कि ये पार्टियां अभी फिर से एनडीए के साथ ही मिलेगी। तो इससे बढ़िया है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, मतलब अजीत पवार को या शिंदे को या भाजपा को, इन्हीं पार्टियों को वोट दो। इसलिए ये एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है शरद पवार और पीएम मोदी दोनों का। तो यहाँ पर शरद पवार ने एक बार फिर एक नया खेल खेला है, लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से इस वार का जवाब दिया है, तो डॉक्टर साहब ये पीएम मोदी का कितना बड़ा सियासी दांव। जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को बनाने की शुरुआत की तो पहली दौर की जो मीटिंग हुई, और ये काम उन्होंने 2014 में भी किया था, कि सारे सोशलिस्ट पार्टियां जो हैं, जैसे समाजवादी है, आरजेडी है, जेडीयू है, जेडीएस है, चौटाला की पार्टी है, ये जो अपने आप को तथाकथित है तो ये सब परिवारवादी पार्टियां, वो ये कह रहे थे कि एक ब्लॉक हमें बनाना चाहिए, सारे लोग यूनाइट हो जाए, तब जाकर के भाजपा जैसे राष्ट्रीय पार्टी के साथ हम मैच कर सकते हैं। लेकिन वो आइडिया चला नहीं, तो ये आइडिया भी नहीं चला। लेकिन दिक्कत ये हुई कि चुनाव के समय आपने ये आइडिया फ्लोट कर दिया, मतलब आपने प्रधानमंत्री मोदी को एक फुल टॉस बॉल दे दिया, तो वो तो छक्का मारेंगे ही,
उन्होंने कहा कि क्यों इधर उधर जा रहे हो पागल होने, आ जाओ हमारे साथ ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन जो है उन्होंने ये दे दिया। ये दिया ऐसा नहीं कि वो उनको ले लेंगे, ये एक कटाक्ष है, ये एक ऐसा चाल है कि उससे कंफ्यूजन में आ जाए वोटर भी कि भाई इन लोगों को वोट देने का क्या मतलब है। भाई आफ्टर ऑल क्या है, आफ्टर ऑल उद्धव, देखिए अमित शाह ने एक और इंटरव्यू दिया और वो ये कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने तो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, चीफ मिनिस्टरशिप के लिए सब कुछ से कॉम्प्रोमाइज कर दिया। वो पहले भाषण देते थे, वो कहते थे कि तमाम हिंदू परिवार के लोगों को जो है ग्रीटिंग्स वो किया करते थे, अब वो हिंदू परिवार को एड्रेस नहीं करते, सेकुलर हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो चुनाव के समय आप फुल टॉस बॉल इस तरह से देंगे तो कोई भी उसका जो है इस्तेमाल ज़रूर करेगा। प्रधानमंत्री के बयान से ये कन्फ्यूजन ज़रूर पैदा हुआ है कि ये तो बड़ा ही डिफिटिस्ट किस्म की बात कर रहे हैं शरद पवार, चुनाव से पहले ही हार गए हैं शरद पवार, और ये मायूसी, ये जो बिल्कुल ही असहाय तरह की बातें करने का मतलब यही है कि न सिर्फ वो शरद पवार की मन की बात है, वो दरअसल तमाम विपक्षी पार्टियां जो इस वक्त परेशान चल रही हैं उनके तरफ से कही गई बात है कि देखिए हम अगर अलग अलग रहेंगे तो बीजेपी से तो नहीं लड़ सकते। अब दिक्कत क्या है, इसको ये भी समझना ज़रूरी है कि बीजेपी से लड़ने वाले जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं उसमें कोई प्रधानमंत्री के लायक का उम्मीदवार तो है नहीं। सारे लोगों को स्टेट पॉलिटिक्स में ही रहना है और अपने राज्य में वो कैसे मुख्यमंत्री बने, अब वही दायरा इन लोगों का सीमित होता चला जा रहा है। तो शरद पवार की बात उन्होंने क्यों कही नहीं कही, लेकिन इसका खामियाजा विपक्ष को उठाना पड़ रहा है। राजीव जी, अक्सर जब पीएम मोदी कोई बात कहते हैं तो उनकी बात के कई मायने होते हैं। तो ये कहें कि जिस तरह से उन्होंने नंदुरबार में जो बयान दिया पीएम मोदी ने शरद पवार के बयान के बाद, तो वो एक तीर से कितने निशाने साधे हैं? देखिए, एक तीर से उन्होंने 3-4 निशाने तो साध लिए। पहली बात तो ये है, अब चुनाव का समय है जी। अब इस समय कोई भी बात जो पीएम मोदी के मुंह से निकलेगी उसका चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा ये उनको देखना है। तो अगर चुनावी माहौल की बात सोचें तो पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की राजनीति में कंफ्यूजन पैदा कर दिया, लोगों के दिमाग में ये भर दिया कि देखो शरद पवार बोल रहे हैं कांग्रेस में शामिल होने के लिए अपनी पार्टी के साथ। अगर शरद पवार कांग्रेस में ही शामिल हो जाएं तो इतने सालों तक जो राजनीति उन्होंने की, जो आज बता रहे हैं कि हम नेहरू गांधी की परंपरा वाले राजनीतिक हैं, हमारा विचार नेहरू गांधी परंपरा की है, तो क्या अभी कांग्रेस नेहरू गांधी की परंपरा वाले विचार की है या सोनिया की परंपरा वाले विचार की है? ये तो सोनिया गांधी की कांग्रेस है जिसे शरद पवार ने छोड़ा था। शरद पवार कोई इंदिरा गांधी के समय तो पार्टी छोड़ के आए नहीं थे या राजीव गांधी के समय तो पार्टी छोड़े नहीं थे, ये पार्टी छोड़े सोनिया गांधी के समय। आरोप क्या लगाया? एक विदेशी मूल की महिला अगर पार्टी के ऊपर कंट्रोल करेगी और पीएम बनने की बात सोचेगी तो हम उस पार्टी में नहीं रह सकते। ये लोग उसी समय में पार्टी छोड़कर आए थे। तो आपने क्या कहा कि अब जो कांग्रेस है वो सोनिया गांधी की कांग्रेस है, उनकी विचारधारा वाला है। ये नेहरू गांधी की बात पहले की कांग्रेस की थी, उसको भूल जाइए। इसलिए शरद पवार ये बात जानते हैं। अब जो बात उन्होंने कही वो बात का मतलब ही यही था कि हमें कहीं और से कुछ चीजें निकल कर आए। तो पीएम मोदी ने एक बार लोगों के दिमाग में भर दिया कि देखो जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो उद्धव ठाकरे की नकली शिवसेना है, वो भी ये कहेगी शरद पवार के साथ मिलकर कि हम कहीं कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। विचारधारा की बात जहां तक है, उद्धव ठाकरे की पार्टी की विचारधारा तो नहीं है कांग्रेस की, वो तो अलग विचारधारा से चलते हैं। तो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के लिए भी एक तरीके से कहा जाए तो कब्र खोद के रख दिया कि उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा वाली पार्टी के साथ जाएं। यानी कि यह संकेत तो शरद पवार ने दिया कि हम कांग्रेसी विचारधारा के हैं तो कांग्रेस में विलय कर लें। अब उद्धव ठाकरे अगर राइट विंग वाले विचारधारा के हैं तो वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ जाएंगे। तो ये कंफ्यूजन पीएम मोदी ने क्रिएट किया कि आप लोग हमारे साथ आ जाओ।
अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, आप दोनों भी उनके साथ आ जाओ, सब मिलजुल कर एनडीए को मजबूत करो। और दोनों का सपना, यानी कि शरद पवार का सपना सुप्रिया सुले को लेकर, उद्धव ठाकरे का अपना कोई राजनीतिक भविष्य अब नहीं है, संगठनिक भविष्य है। जैसे कि अगर वो चाहे तो बाला साहब ठाकरे की तरह पार्टी के मुखिया बने रहें, वो कोई पद यानी कि संवैधानिक पद मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकते। लेकिन आदित्य ठाकरे का भविष्य तो है, उनके भविष्य को भी आपने गर्त में डाल दिया है। तो इन दोनों का भविष्य का सपना जो है अपने अपने बच्चों के लिए वो पूरा करे एनडीए में आके। तो पहले तो बात उन्होंने ये संकेत दे दिया, लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। दूसरी बात, वहां के राजनीतिक हलकों में ये चर्चा हो गई, सियासी सरगर्मी चल रही है। अब जितने दिल्ली की मीडिया में ये चर्चा है, उससे 10 गुना ज्यादा महाराष्ट्र की मीडिया में चर्चा है। हर लोग ये बात कर रहे हैं शरद पवार का अगला मूव क्या होगा, वो कांग्रेस में जाएंगे या अजीत पवार के साथ मेलजोल करके फिर से वो एनडीए में आ जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में तो सुप्रिया सुले के अलावा कुछ और है ही नहीं। वो तो रिटायर होने वाले हैं। अब इस उम्र में, 80 साल से ज्यादा उम्र में, वो कितना मेहनत कर पाएंगे सुप्रिया सुले की पार्टी को मजबूत करने के लिए? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात की चर्चा है कि ये लोग भी घूम फिर के कहीं इधर ही आ जाएं। आगे अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो ये एक तरह से पीएम मोदी ने चुनाव को लेकर, एनडीए को लेकर और महाराष्ट्र की राजनीति में भविष्य को लेकर कि आगे क्या होने वाला है, इन सब को लेकर एक ऐसा दांव खेल दिया जिससे कि अभी के चुनाव से ज्यादा आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। और लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि ये सारी पार्टियां खुद के विचारधारा और खुद के अस्तित्व के लिए जब कंफ्यूज्ड है तो इन पार्टियों को छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है उसको इस बार और ज्यादा बहुमत दो, जो पिछली बार से ज्यादा हो। तो ये स्थितियां पैदा हो चुकी है। इसलिए लगता तो यही है कि पीएम मोदी ने ऑफर दिया है, इन लोगों को एडवाइस दिया है, एक तरह से कहें, ऑफर नहीं कह सकते तो एडवाइस दिया है। और उस एडवाइस के लिए इनके खेमे में मंथन हो रहा है कि अब हम लोग क्या करना चाहिए। उद्धव ठाकरे को आदित्य ठाकरे कहेंगे, शरद पवार को सुप्रिया सुले कहेगी कि हमारे भविष्य पर 2 दिन चर्चा करो, उसके बाद डिसीजन लो। लेकिन डिसीजन तो एनडीए में आने का ही होगा। चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए और इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने शरद पवार को एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनने का खुला ऑफर दिया है, लेकिन शरद पवार के रुख में बदलाव होता नहीं दिख रहा है। शायद उन्हें 4 जून के चुनावी नतीजों का इंतजार है। ऐसे में शरद पवार को लगता है कि इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में कमाल करने वाला है, तो वहीं एनडीए को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। अब जनता ने किसके हक में फैसला दिया है वो 4 जून को पता चल जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।